स्टूडेंट, जो अभी तक हमने देखा है, हमने जाना है, हमने फाइबर की बात की है, तंतुओं की बात की है, हमने लिनन टॉपिक पे ऊपर बात की है, रेशम के ऊपर बात की है, कपास के ऊपर बात की है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वूल, ऊन, हिस्ट्री ऑफ वूल। हिस्ट्री है हमारी ऊन की हिस्ट्री है। ये ऊन था जो हमारा कैसे कैसे हमें प्राप्त हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वूलन, ऊन, हिस्ट्री ऑफ वूल। ऊन का तंतु कुछ प्रणालियों के प्राकृतिक बलों की वृद्धि है जिसमें कि प्रोटीन रहता है। मौलिक रूप में ऊन का तंतु जंगली जाति के भेड़ों के शरीर से प्राप्त किया जाते हैं जो कि छोटे रोएदार बालों वाले सतह से प्राप्त होते हैं। प्राचीन व्यक्तियों द्वारा जब जंगली भेड़ों को भोजन हेतु मारा जाता था, जब हमारी जो ये ऊन हमें कैसे प्राप्त हुई थी, तब जंगली जो इंसान होते थे पिछले टाइम में, हिस्ट्री में हमारे जो लोग थे पहले आदि मानव वगैरह, वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो जानवरों का शिकार किया करते थे तो जो उनकी खाल थी, उन्होंने उस खाल को अपने शरीर पर लपेटना शुरू किया। प्राचीन व्यक्तियों द्वारा जब जंगली भेड़ों को भोजन हेतु मारा जाता था तो वह उनकी खाल का उपयोग शरीर आवरण के रूप में करता था। इसकी रोएदार सतह संभवतः उपयोग के दौरान आपस में जुड़ जाती थी। जब वो अपने शरीरों से पहनते थे तो रोएदार जो सतह होती थी उनके शरीर में जुड़ जाती थी वो। इसी से प्राचीन मनुष्य को जमाने की विधि द्वारा वस्त्र बनाने का विचार उत्पन्न हुआ। इसी विधि से उन्होंने सोचा कि जैसे कि हम इसे खाल पहनते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता था। वे खाल पहनते थे उनसे वो सर्दी से भी बचते थे, हमारी गर्मी से भी बचते थे, धूप से भी बचते थे। तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम इसी को अपने जीवन में उतार लें। फिर इसी को हमने कपड़े के रूप में प्राप्त किया। यहीं से कपड़े की जो कला थी वो उत्पन्न होने लगी थी। प्राचीन समय में खाल प्राप्ति हेतु जानवरों का वध करने के कारण जानवरों की कुछ जातियाँ बिल्कुल लुप्त हो गई थी। इतने ज़्यादा जानवर मारे जाने लगे थे कि कुछ जो जानवर थे उनकी जाति ही लुप्त हो गई थी। अतः इस बात का प्रयास किया जाने लगा कि जानवर की खाल से बाल भी प्राप्त कर लिए जाए तथा जानवरों को मारना भी ना पड़े। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए, कोई ऐसे आइडियाज़ लगाए जाए कि बाल भी उसकी जो खाल होती है उनके ऊपर से बाल उतार के सिर्फ बालों से ही कपड़ा बनाया जाए और हमारा जानवर भी ना मरे। इसी प्रयास का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय पश्चात यह विधि खोज निकाली गई कि जानवरों के शरीर पर से बाल उतारकर उन्हें जमा करके बांटकर उनसे बुनाई करके वस्त्र निर्माण किया जाने लगा। इसी से ही उन्होंने सोचा, इसकी खोज तो की। उससे ये परिणाम निकला कि जानवरों को बिना मारे उनकी सिर्फ जो बाल होते हैं उसी से ही कपड़ा बनाया जाने लगा। उसे बांटकर उनको बुनकर अलग अलग डिफरेंट कलर में या फिर अलग अलग बुनाई करके निटिंग करके उससे कपड़ा बनाया जाने लगा। इंग्लैंड में इस प्रकार के वस्त्र कला का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में हो गया था। जो बहुत समय पहले ही इंग्लैंड में इस कला का उपयोग करने लगे थे वो लोग। इंग्लैंड अपना ऊनी वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो ऊनी वस्त्रों का सबसे पहले जो प्रसिद्ध देश था वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड में अपनी जो इसकी जो कला होती है, हमारी ऊन की जो कला थी सबसे पहले और सबसे सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लैंड ने इसको किया। यूरोप में 13वीं शताब्दी में बना ऊन, जिसमें मेरियो वूल कहा जाता था, स्पेन में निर्मित किया जाता था। यह ऊन वहीं पाए जाने वाले मोरनी जाति के भेड़ से प्राप्त किया जाता था। आजकल इस किस्म का ऊन प्राय जिन क्षेत्रों में मोरनी जाति की भेड़ से मिलते हैं वह भी तैयार किए जाते हैं। भारत में निर्मित ऊन वस्त्र
व कंबल काफ़ी समय से लोकप्रिय रहे हैं। कश्मीर का बना पश्मीना शाल तो अपनी कारीगरी के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। जो कश्मीर में जो शॉल बनाए जाते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है, उनका जो स्टफ़ है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा माना जाता है। यह शॉल अत्यंत बारीक व हल्के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, वजन नहीं होता उनमें, परंतु इनमें अत्यधिक गर्मी रहती है, गर्मी बहुत होती है इसके अंदर। महाभारत में भी इस साल व दुशाले का वर्णन मिलता है। मुगल बादशाह 19 शासनों में प्रारंभिक उपहारस्वरूप भेंट किए गए थे। अंग्रेजों ने इस कला को विशेष प्रोत्साहन दिया। उस समय अवश्य इस कला के ह्रास हुए, परंतु भारत के स्वतंत्र होते ही पुनः इस कला में नए प्राण फूंके। भारत में निर्मित कश्मीरी पश्मीना, नमदा, गर्म चादरें, कोट, शैतूत आदि आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आजकल ऊन का उत्पादन भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य में किया जाता है। ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें ऊन प्राप्त की जा सकती है। प्राय अधिकतर ऊन भेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ प्रकार के ऊन ऊँट, घोड़े, खरगोश, हिरन, बकरी व लोमड़ी इत्यादि से भी प्राप्त किए जाते हैं। मोरनी जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन सर्वोत्कृष्ट होती हैं। आवश्यक मात्रा में ऊन प्राप्त करने के लिए काफ़ी श्रम व समय की आवश्यकता होती है। जो ऊन प्राप्त की जाती है जानवरों के शरीर पर से, उन्हें एकत्रित करने के लिए बहुत श्रम और समय की आवश्यकता होती है। और ये ऊन हमारी कौन कौन सी चीज़ों से प्राप्त होती है, जैसे कि हमारा घोड़े हो गए, घोड़ों के बालों से भी ऊन बनाई जाती है, खरगोश के बालों से ऊन बनाई जाती है, ऊँट के बालों से ऊन बनाई जाती है, हिरन के बालों से भी ऊन बनाई जाती है, बकरी के जो बेबी होते हैं उनकी जो ऊन होती है बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारी होती है। कभी कभी तो एक कोट बनाने के लिए लगभग 40 पशुओं से प्राप्त ऊन भी प्रयुक्त होती है। कभी कभी तो 40 पशुओं से बालों से ऊन निकालते हैं, तब भी एक कोट कंप्लीट नहीं हो पाता है। कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से प्राप्त ऊन बड़ी बहुमूल्य किस्म की होती है, परंतु मात्रा में अति अल्प प्राप्त होती है। यह ऊन आदि सुंदर व विशिष्ट श्रेणी की होती है। इसे स्पेशलिस्ट हेयर फाइबर कहते हैं। यह विशिष्ट जाति के जंतु मात्रा में विरले व विशिष्ट स्थानों पर ही निवास करते हैं। इस बात के प्रयास रहे हैं कि इन जंतुओं को संसार के अन्य देशों में भी पाला जा सके। विश्व का सबसे कीमती ऊन विक्लूना नामक पशु की खाल से प्राप्त होता है। जो सबसे सॉफ्ट और सबसे सुंदर जो कीमती ऊन है वो हमारा कहाँ से प्राप्त होता है, विक्लूना नामक का पशु होता है, उससे प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भेड़ है, भेड़ के जो ऊपर से इसने जो उसके बाल हैं, इसके जो भेड़ के बाल हैं, ये भेड़ के बाल निकाल लिए जाते हैं, फिर इन बालों से ही हमारी ऊन की प्राप्ति की जाती है। ये जो हेयर हैं हमारे अलग अलग पशुओं में अलग अलग जाति की जो पशु होते हैं उनसे अलग अलग से निकालते हैं। जैसे कि हमारा खरगोश हो गया, खरगोश के बालों से भी ऊन बनाई जाती है। और हमारा हिरन हो गया, हिरन के बालों से भी ऊन बनाई जाती है। और हमारी जो हिरन के बालों की जो ऊन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। बकरी के बालों की ऊन भी बहुत अच्छी होती है। कश्मीरी बकरी, यह बकरी विश्व के उत्तर पश्चिमी भाग व चीन में पाई जाती है। इस बकरी से प्राप्त ऊन के तंतुओं की 2 परतें होती हैं। ऊपरी परत के तंतु खुरदरे तथा सख्त किस्म के होते हैं, जबकि निचली परत के तंतु कोमल व चिकने होते हैं, जिनको व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना के नाम से जाना जाता है। जो इसकी जो बकरी की जो ऊन होती है वो जो नीचे की जो होती है
थोड़ी ऊपरी जो सतह होती है, जो उसकी कमर वगैरह की होती है, तो वो थोड़ी हार्ड होती है, खुरदरी होती है। लेकिन जो उसकी नीचे वाली, जो पेट के नीचे जो ऊन आती है ना, पेट पे जो ऊन आती है, नीचे की साइड जो ऊन आती है, वो बहुत अच्छी किस्म की होती है। अंगोरा बकरी। टर्की में इस प्रकार की बकरी से कई शताब्दियों पूर्व ऊन प्राप्त की जाता था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका व अफ्रीका में भी इस किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त तंतु ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक उत्तम किस्म के होते हैं। अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश से प्राप्त तंतु कोमल तथा रेशम की भांति चमकदार होते हैं। जो अंगोरा जो खरगोश है, इसका जो ऊन होता है वो काफ़ी, जैसे हमारे काफ़ी शाइनिंग होती है उसमें, रेशम में तो उस तरह की शाइनिंग भी होती है इसमें ऊन में, और ये काफ़ी कोमल होता है। बच्चों के लिए ऊन बहुत सर्वश्रेष्ठ है। यह ऊन शुद्ध उज्ज्वल होती है। इससे तैयार किए गए सूत के स्वेटर बच्चों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अलपंका। यह छोटे कद का जानवर है। इससे प्राप्त तंतु 12 इंच लंबे होते हैं। इसका उपयोग पायल बुनाई से निर्मित वस्त्रों में किया जाते हैं। लांबा। इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घनी होती है। इस ऊन का रंग धुंधलापन लिए हुए पीले होते हैं। ऊपरी तह में ये तंतु घने व भारी होते हैं तथा अंदर के तंतु कोमल व रेशम की भांति मुलायम व चमकीले होते हैं। ऊँट। यह ऊन कोमल, सुंदर व चमकीला होता है, जो कि ऊँट की गर्दन व पेट के भागों से प्राप्त की जाती है, जबकि ऊँट के अन्य शरीर के हिस्से से प्राप्त ऊन घटिया किस्म की होती है, जिससे रस्सियाँ, दरी व कंबल बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं।